नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे एक देश एक चुनाव की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि चुनाव आयोग एक देश एक चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चुनाव आयोग इसे अंजाम देने में सक्षम है। सभी राजनीतिक दलों को एकमत होकर इस ओर प्रयास तेज करना चाहिए। दरअसल हाल के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के साथ ही एक बार फिर से एक देश एक चुनाव की बात उठने लगी है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के मुद्दे पर लंबे समय से बहस चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विचार का समर्थन कर इसे आगे बढ़ाया। वैसे इस मुद्दे पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग भी विचार कर चुके हैं। कारण हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है। चुनाव के कारण देश लगातार चुनावी मोड में बना रहता है और इसके चलते प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर देश में एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं होते? ऐसा करने में समस्या क्या है? एक देश एक चुनाव का सुझाव कितना फायदेमंद है? इन्हीं सवालों के साथ एक देश एक चुनाव पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। विनय जी, आपका स्वागत है। विनय जी राज्यसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। साथ ही राज्यसभा सांसद कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल जी भी मौजूद हैं। शक्ति सिंह जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और हम बात करेंगे चुनाव आयोग के पूर्व डीजी अक्षय राउत जी से भी। अक्षय जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत विनय जी मैं आपसे करूंगा। आखिर एक देश एक चुनाव की बात जो बार बार की जाती है, क्यों की जाती है? ये कितनी व्यवहारिक है मांग? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक देश एक निर्वाचन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये शब्दावली सुनने में बड़ी आकर्षक लगती है, एलिटरेशन है उसमें जी। मगर मैं उसको कहूँगा कि ये समानांतर चुनाव की बात है जी। पैरेलल इलेक्शंस की बात है, क्योंकि उससे एक अलग संदेश भी जाता है जी। और जहाँ तक इसकी व्यावहारिकता, प्रासंगिकता और इसके बारे में क्यों चर्चा होनी चाहिए का मुद्दा है जी। तो हमारे देश में पहले से ऐसा ही होता रहा था। 62 के और चुनावों तक लोकसभा के लगभग यही पद्धति हमने अपनाई थी, मतलब यही चली थी, क्योंकि उस समय राज्य सरकारों का कोई असमय समाप्त होना, गिर जाना या कोई मध्यावधि चुनाव राज्यों में होना, ये मतलब ये हुआ ही नहीं था। ये कभी संभावना ही नहीं बनी थी। 62 के बाद जैसे ये संभावनाएं तेज होती गई, वैसे विभिन्न राज्यों के चुनाव विभिन्न समय पर होने लगे। और आज हम देखते हैं, जिसका जिक्र आपने किया, कि हर साल कहीं न कहीं कोई न कोई चुनाव आ रहा है। और चुनाव के चलते हो ये रहा है कि हमारे पूरे राजनीतिक वर्ग का अधिकाधिक समय कैंपेन में जा रहा है जी। जो उनको नीतिगत निर्णयों में, गवर्नेंस में, अन्य चीज़ों में लगाना चाहिए, वो कैंपेन में और लिप्त हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप में समय वहाँ जाता है। हमारे संसाधनों की लागत इतनी अप्रत्याशित संख्या में बढ़ जाती है। फिर जो हमारे सरकारी कर्मी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनका भी समय बहुत बड़ी मात्रा में उसमें लगता है। एक चुनाव में एक बूथ के लिए अगर 10 व्यक्तियों का वहाँ पर समय लगना है तो उनको लगभग 10-15 दिन उसमें चले ही जाते हैं। पूर्व तैयारी, प्रशिक्षण, वो सामान ढोकर वहाँ ले जाना, फिर चुनाव के मतगणना तक उनका दायित्व रहता ही रहता है जी। तो ऐसी सारी स्थिति में ये एक अपव्यय है मनुष्य संपदा का, हमारे संसाधनों का। इसको रोकने के लिए बहस होनी चाहिए, यही मुद्दा था। और एक देश एक निर्वाचन, हाँ हो सकता है कि एक देश 2 निर्वाचन हो, 2 साइकिलें चले, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर चर्चा तो करें। दुर्भाग्यवश हमारे देश में संसद में भी इसकी चर्चा हुई। एक हमारे प्रतिपक्ष के ही एक नेता थे, संसद सदस्य, जिनकी अध्यक्षता में जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने वो भी रिपोर्ट दिया था। विधि आयोग की रिपोर्ट का आपने जिक्र किया ही है। तो बहुत सारे लोगों में इसके बारे में समान धारणा होने के बावजूद भी दुर्भाग्यवश कई राजनीतिक दल इसको राजनीति के मतलब एक नजरिए से देख रहे हैं, जिसके कारण इसके प्रति एक सहमति निर्माण करना एक दिक्कत का विषय हुआ है। जाहिर सी बात है, चुनाव है तो एक राजनीतिक नजरिया भी होगा, लेकिन एक व्यवहारिक नजरिया जिसको लेकर आम जनता, शक्ति सिंह जी, अक्सर ये बात सोचती है, सवाल भी मन में लोगों के आता है कि आए दिन चुनाव, कभी पंचायत का चुनाव, कभी नगर निगम का चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव, कभी लोकसभा का चुनाव, उसका असर कहीं ना कहीं विकास पे पड़ता है, संसाधनों पर पड़ता है। आप कैसे देखते हैं इस मांग को, इस विचार को?
देखिए, पहली बात यह है कि हमारा संविधान दुनिया में सबसे बेहतरीन संविधान माना जाता है। जी। हमारा संविधान ऐसे ही कुछ लोगों ने एक कमरे में बैठ के नहीं बनाया। हर तख्ते के इंटेलिजेंट लोगों का एक रिप्रेजेंटेशन रहा और संविधान सभा बनी, और इसी पार्लियामेंट के अंदर संविधान सभा ने बहुत बहस के बाद बहुत सारे मुद्दों को नज़र में रखते हुए हमारा संविधान बनाया। अगर वन नेशन वन इलेक्शन वो ज़रूरी लगता तो वो संविधान सभा जो बनी थी वो उसमें ऐसे लोग थे जिसको मंत्री या कुछ बनने के लिए नहीं, आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग थे। उन्होंने ये तय किया कि नहीं, इसको संविधान में हम नहीं डालेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी ये डाला कि 6 महीने से ज़्यादा एक जगह खाली नहीं होनी चाहिए, और मेरे मानने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक विधानसभा सपोज भंग हो गई 6 महीने में, 12 महीने में, तो क्या वो अगले 4 साल तक वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल रहेगा? क्या वहाँ पे चुनाव आप नहीं करोगे 4 साल के लिए? और करोगे तो क्या सिर्फ फिर बार बार उसको बदलते रहोगे? इससे भी बड़ी बात तो ये है कि बार बार चुनाव रहता है ना, तो जो भी शासन में बैठता है वो चिंतित रहता है कि मैं कुछ करूंगा, अभी ये चुनाव आ रहा है, अभी वो चुनाव आ रहा है, अभी यहाँ चुनाव है, तो उससे अभी ये 5 राज्यों के चुनाव थे तो पेट्रोल डीजल गैस के दाम रुके ना, जनता को फायदा ही हुआ ये बार बार चुनाव होने से। और एक बात आखिरी में ये भी कहना चाहता हूँ कि देखो, कभी माहौल बनता है हमारे यहाँ, या कोई भी यहाँ से भी सोचता है, यहाँ भी सोचता है। हमारे यहाँ लोग जज्बात के साथ भी चलते हैं। हिटलर को 80% वोट मिले थे शुरू में। हिटलर पहले से कोई डिक्टेटर नहीं था, लोगों को गुमराह करने में कामयाब रहा था, वोट बटोर लिया था। अगर कोई जादूगर ऐसा आया कि जिसके मन में मंशा कुछ है, बाहर बहुरूपिया है, और एक साथ देश में वोट हो गए, सभी राज्यों में उन्हीं का वोट चला गया, पार्लियामेंट में भी उन्हीं का बहुमत आ गया, तो फिर राज्यसभा भी उन्हीं की बहुमत की बन गई, तो वन डिक्टेटर के हाथ में इतना लोकतंत्र में पावर आ जाएगा, लोग उसको पहचानेंगे। तब तक तो देरी हो गई होती। शक्ति सिंह जी, इसी देश में जैसा कहा विनय जी ने भी, समांतर चुनाव की बात है कि आगे पीछे जो चुनाव होते रहते हैं, क्योंकि इस देश में हुआ है, लंबे समय चुनाव हुए इस देश में, एक साथ चुनाव हो रहे थे विधानसभा लोकसभा के। वो एक माहौल अलग था। मनोज जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, जब आज़ादी आई देश में, उस वक्त के नेताओं की एक जो गरिमा थी, उस वक्त का आप देखो ऑपोजिशन के साथ व्यवहार, सत्ता में कोई भी रहा। आज मैं खुद भी मानता हूं कि हम हमारे उस स्वतंत्र सेनानी के साथ उनका जो जज्बा था, आज चाहे मैं हूं या विनय जी हो, हमारा कितना भी कमिटमेंट, पर हम उनकी बराबरी नहीं। लेकिन मैं ये मानता हूं लोकतंत्र के प्रति जो कमिटमेंट पहले था वो आज भी है। आप दोनों सांसद हैं, आप लोगों का कमिटमेंट आज भी लोकतंत्र के प्रति है, और लोकतंत्र कैसे और खूबसूरत हो, कैसे मजबूत हो, इसीलिए इस तरह के अलग अलग समय पे सुझाव विचार आते रहे हैं। आपकी सरकार के समय में भी आए हैं, विनय जी की सरकार के समय में भी इस तरह के सुझाव आते रहे हैं, ताकि देश में लोग चाहते हैं कि एक अच्छा माहौल बने चुनाव के लिए, ताकि विकास प्रभावित नहीं हो। अक्षय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से यह बात आई है कि चुनाव आयोग जो है वो तैयार है एक साथ चुनाव कराने के लिए, इस मांग को आप कैसे देखते हैं चुनाव आयोग की दृष्टि से? ये मांग नहीं है, ये एक सहमति है, क्योंकि जैसे आपने पहले भी कहा और विनय जी ने भी जिक्र किया, खाली चुनाव आयोग पहले भी इसका बात किया है, पहली बार नहीं है। और विधि आयोग, पार्लियामेंट्री का कमेटी, और आज की तारीख में जो रूलिंग पार्टी, रूलिंग फॉर्मेशन, वो तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर चर्चा कर रही है और चर्चा भी चाहती है। पहले भी हुआ है, दूसरे पक्ष भी इसकी बात को रखा है। एक चीज देखिए, मैं इसका ऑपरेशनल साइड में, मैनेजमेंट साइड में थोड़ी सी बोलूंगा, चाहे विनय जी जो बोले हैं उसका खुलासा करूंगा और थोड़ी सी इलाबोरेट करूंगा। और लेकिन रिफॉर्म्स जो है ना, इसको कभी कतराना नहीं चाहिए। चाहे हमारा पार्लियामेंट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बहुत ही एक जोरदार डॉक्यूमेंट है, दुनिया में इसका नाम है, लेकिन वो भी एक लाइव डॉक्यूमेंट है, और समय के साथ वो बदलने में और कुछ अमेंडमेंट्स होने में, चेंजेस होने में कोई इसमें मुझे नहीं लग रहा है कुछ कोई खराब बात है, अगर अच्छी कारणों से होता है। और अभी देखिए, कुछ दिन पहले थोड़ी सी रिफॉर्म्स हुए इलेक्शन रिलेटेड, और इलेक्शन रिलेटेड रिफॉर्म्स जो हैं वो बहुत ही
डेलिकेट होते हैं क्योंकि उसका पॉलिटिक्स के साथ, देश के गवर्नेंस के साथ, सारी चीज के साथ उसका जुड़ाव रहता है। तो अभी ये जो डिबेट तो चला हुआ है और मुझे लग रहा है कि एक एक छोटे छोटे स्टेप्स भी उसकी तरफ जा रहा है। कैसे मैं बताऊं, जैसे कि अभी आधार कार्ड के साथ उसको आइडेंटिटी, वोटर आइडेंटिटी को जोड़ने का बात में एक अमेंडमेंट होकर बात बनी। उसके बाद 4 बार पंजीकरण हो नई वोटर्स की, उसकी भी एक बार नहीं होगा, 4 बार होगा साल में, ये भी बात हुआ। ये तो सब एक कॉमन इलेक्टोरल रोल की तरफ बात जा रही है। तो कॉमन इलेक्टोरल रोल पहली होती है, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन बताया जाए या उसको साइमल्टेनियस इलेक्शन बताया जाए या पैरेलल इलेक्शन बताया जाए, बात एक ही हो रहा है। और हम किस हद तक पार्लियामेंट और असेंबली और कभी कभार आगे आगे जाकर उसको लोकल बॉडीज इलेक्शन के साथ जोड़ पाते हैं, लेकिन वो देखने वाली बात है। लेकिन उसकी शुरुआत एक कॉमन इलेक्टोरल रोल से शुरू होता है, जिसमें भी बहुत सारे खर्च होता है। आप देखिए बहुत सारे स्टेट्स के लोकल बॉडीज हमारे जो नेशनल इलेक्टोरल रोल इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें गलतियां होगा, अपडेटेड नहीं होगा, 18 साल के पंजीकरण लास्ट मोमेंट जब वो चुनाव करते हैं तब तक नहीं होगा। इसीलिए दो रिफॉर्म्स हुए, छोटे नहीं है, ये भी अपने आप में जोरदार रिफॉर्म्स है। तो मुझे लग रहा है कि ये बात एक बन रही है, चल रही है और मुकाम आगे आगे जाकर कभी बनेगा, और जो हमारा डेस्टिनेशन है जी, और अच्छी चीज है जी। लेकिन बाकी थोड़ी सी मेरे को समय देंगे तो मैं उसका ऑपरेशनल मैनेजमेंट साइड को बताऊंगा। जी, इसको मैं समझूंगा आपसे, इसको मैं समझूंगा आपसे, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो विकास और खर्च से जुड़ा हुआ है विनय जी। अगर 17वीं लोकसभा की मैं बात करूं तो करीब 60,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है चुनाव पर, जो 17वीं लोकसभा की मैं जो बात कर रहा हूं। और विकास वो भी प्रभावित कहीं ना कहीं होता है, लेकिन शक्ति सिंह जी ने जो बात कही वो भी एक पक्ष है। आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, शक्ति सिंह जी ने जो बात कही उसमें उन्होंने एक बिंदु रखा कि संविधान में जो बना है और संविधान जिन लोगों ने बनाया वो कोई अननुभवी लोग नहीं थे, बड़े दूरदर्शी थे, बिल्कुल स्वाभाविक है। बावजूद इसके हमने संविधान में लगभग 100 बार परिवर्तन तो किए ही किए। तो संविधान सभा के माननीय सदस्यों में भी इसमें परिवर्तन की गुंजाइश हो सकती है, ये उनका आकलन था। परिवर्तन के लिए उनका विरोध बिल्कुल नहीं था। और इसलिए मुझे नहीं मानता कि अगर मैं ये नहीं मानता कि अगर हम इसमें परिवर्तन करते हैं तो संविधान सभा की जो अपेक्षाएं थी या उनका जो विचार था उससे विपरीत कुछ कर रहे। परिस्थितियां इवॉल्विंग होती है, बदलती रहती है। और अभी मैं मानता हूं कि हमारे देश का जनतंत्र इतना परिपक्व हुआ है कि आज अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कोई सरकार बीच रास्ते गिर गई, ऐसे उदाहरण विगत 15 सालों में हमने लगभग नहीं के बराबर होंगे। तो एक बार सरकार बनती है तो टिकती भी है। राजनीतिक स्थिरता एक बिंदु रहा है इस देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, इसलिए ये मानने की जरूरत नहीं। दूसरा, ये एक व्यापक राजनीतिक सुधारों का एक अंग होगा, केवल इसी से काम नहीं होगा। जो वो बात कह रहे उससे भी मैं सहमत हूं कि बीच में कोई सरकार गिरती है तो क्या 1.5-2 साल कोई सरकार नहीं, हमारा ये मानना नहीं है। उसके लिए आपको एक सकारात्मक अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। जब किसी एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के विरोध में अविश्वास है तो किसके मन में किसके बारे में विश्वास है वो भी आपको बताना पड़ेगा, ताकि एक सरकार अगर चली जाती है तो दूसरी सरकार स्वाभाविक रूप में उसी समय और निर्माण भी होती है। ऐसी विभिन्न राजनीतिक सुधारों की प्रक्रिया के बाद में हम इस विषय की चर्चा कर सकते हैं और इस विषय को अंजाम दे भी सकते हैं। एक आशंका और शक्ति सिंह जी ने प्रकट की अपने उसमें बात में कि तानाशाह का रूप किसी का हो सकता है अगर इस दिशा में हम आगे बढ़े। देखिए, इस देश ने जब तानाशाही का अनुभव किया तब कोई ये व्यवस्था थी नहीं ना। तो आज की जो व्यवस्था है उसके रहते हुए भी तो तानाशाही देश ने, मतलब आखिरकार तानाशाह तब बनते हैं जब मन में वो रहता है कि हमारे दल का, हमारे परिवार का, हमारे एक किसी नेता का ही राज चलता रहे। इस भावना से सत्ता सर्वाकांक्षी बन सकती है, सर्वभक्षी बन सकती है। तो उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जरूरत नहीं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता तो इसके पहले भी हो सकता था। जिन देशों में आज वन नेशन वन इलेक्शन के अनुरूप काम चलता है, जैसे अमेरिका में 2 और किश्तों में इलेक्शंस होते हैं, हम सब जानते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, बाद में उनके राज्यों के इलेक्शन होते हैं। वहाँ तो कहीं तानाशाह नहीं हुआ है।
तो ये मानना, मैं मानता हूं एक जी, अपने अपने पक्ष हो सकते हैं, लेकिन एक मतलब इसका कोई आधार नहीं जी, है। लेकिन इसी देश ने एक खूबसूरत समय इस देश में देखा है चुनाव को लेकर। 1952, 1957, 1962, 1967 में देश में एक साथ चुनाव हुए। जब हम एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि राज्यसभा और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, जो राज्य विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, वो लगभग एक समय समांतर उस पर हों। शक्ति सिंह जी, तमाम तरह की आशंकाएं हो सकती हैं, लेकिन जब बात हम चुनाव सुधार की करते हैं तो एक सुधार ये क्यों नहीं हो सकता? इसमें इस तरह की आशंकाएं लेके चलने का मुझे मतलब कोई नजर नहीं आता। मनोज जी, बेहतरीन आपको नहीं लगता हो सकता है, पर एक जो पहलू है उसको समझना होगा। हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस जरूरी होता है, और चेक एंड बैलेंस के लिए अगर आप एक साथ चुनाव करवाते हो, पहली बात तो ये है कि लोगों की मेमोरी कहा जाता है कि शॉर्ट भी होती है, और सरकार की जवाबदेही भी लोकतंत्र में लोगों के प्रति है। अगर कोई चुनाव हो गया, अब 5 साल तक चुनाव नहीं है, तो जो शासन में आए, कोई भी पार्टी आए, कोई भी नेता शासन में आया है, वो उतना चिंतित लोगों के प्रति नहीं रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि आखिरी 6-12 महीने में मैं कुछ जुगाड़ कर लूंगा। अभी कुछ भी करो ना, क्या चुनाव तो है नहीं अभी, ना किसी राज्य में है, ना अभी देश में है चुनाव। चलो मित्रों, चले गया। तो ये इसलिए ये ज़रूरी है कि अभी जो माहौल है उसमें, मैंने आपको एग्जांपल दिया पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम, ऐसे कई चीज़ें हैं कि ऐसे कि जहां आवाम को हर्ट होने वाली बात होती है, वो कदम उठाने से पहले कोई भी सरकार होगी, कोई भी नेता होगा, उसको सामने चुनाव दिखेगा। सर, लेकिन तो जो मैंने साल बताई, शक्ति सिंह जी, जो मैंने साल बताया आपको, उस समय तो आप ही की सरकारें थी। नहीं, मैंने कह रहा हूं ना कि वो ये तब जब अच्छा काम हो सकता तो आज अच्छा काम क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि वो एक माहौल आजादी के बाद का अलग था। उस वक्त पे सरकारी ट्रेजरी का एक पैसा भी कोई बर्बाद करने की सोच भी नहीं सकता था। जब वक्त बिकता गया है, आप अगर उस माहौल के साथ आज के राजनीतिक माहौल को तुलना करोगे, उस वक्त अंग्रेजों से देश को आज़ाद करवाने के लिए, लाठी गोली खाने के लिए जो लड़ रहे थे, मर रहे थे, शहीद हो रहे थे, उनको पता नहीं था कि आज़ाद देश होगा या नहीं, मैं एमपी या एमएलए बनूं या नहीं, पता नहीं था। उस वक्त जो जज्बा था, क्या उस वक्त में राष्ट्र के हित को दल के हित से ऊपर रखने वाले लोग थे या नहीं? यहां हाथ रख के हम सोचे, और आज हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए राम का मरे या रहीम का मरे, मेरी वोट बैंक भरे, क्या वो भावनाएं थी उस वक्त? जी, शक्ति भाई, जहाँ तक मेरा मानना है, आप बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, लंबे समय से आपने विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, तमाम जगह आपने उस कार्रवाई को देखा है, समझा है। विनय जी, जो बात शक्ति सिंह जी कर रहे हैं इस बात को कि आज़ादी के बाद का माहौल था, मेरा मानना यह है कि हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, हमारे देश का जो लोकतंत्र है, वो और मैच्योर्ड हुआ है, बिल्कुल अनुभव के साथ आगे बढ़ा है। इसलिए मैं शक्ति सिंह जी से विनम्रतापूर्वक असहमति प्रकट करूंगा, क्योंकि हमारा जनतंत्र बीते सालों बहुत परिपक्व होकर बाहर निकला है, जिसके कारण हमने तानाशाही को नकारा, इमरजेंसी का अनुभव लिया, मगर इमरजेंसी लादने वालों को हमने नकार दिया। फिर जब उनको लगा कि वो लोग अच्छे थे तो इमरजेंसी लाने वालों को फिर बिठा भी दिया, बशर्ते उन्होंने इमरजेंसी तो लाई नहीं, वो ऐसी भूल न करे, और उस समय तो की नहीं। और बाद में जैसे हम देख रहे हैं कि सरकारों के चयन में हमारे देश में मतदाता जो अपनी सूझबूझ का परिचय दे रहा है, पूरे देश में 4-5 राज्यों के चुनाव हुए, 4 जगह भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिली, पंजाब में नहीं मिल पाई। तो ये हमारे चुनावी तंत्र की जो एक दृष्टि से उसकी मजबूती है, और मतदाताओं की एक विवेक निष्ठा जो है उसका परिचायक है। इसलिए ये डरने की कोई जरूरत नहीं। एक और दूसरी बात यह है कि हम केवल 5 साल, हम तो ये कह रहे हैं ना कि हो सकता है चर्चा करें तो हम 5 साल के बजाय 2.5 साल के 2 साइकिल्स हो सकते हैं, 2 चक्र हो सकते हैं चुनाव के। मगर बेसिकली ऐसा है कि राजनीतिक दलों ने राजनीतिक भूमिका को छोड़कर, जो संसदीय समिति ने, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस के ही एक गणमान्य सदस्य थे, उन्होंने जो लिखा है या विभिन्न आयोगों में लिखा है, उसके बारे में कम से कम दल के अंदर तो चर्चा करें। मुझे नहीं लगता कि हमारे विपक्ष के कई नेताओं ने दल के अंदर भी इसकी चर्चा की हो। इतना ही मेरा विनम्र। विनय भाई, मैं भी एक आपकी बात
एक बात से मैं सहमत नहीं हूं कि हम बड़े मैच्योर हुए हैं, हम बहुत ही लोकतंत्र में मानने लगे हैं। आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूं। राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जब 3 लोग जिस सिंबल पे जीते थे, उस सिंबल से अलग जाके मेयर के लिए वोटिंग की, और वहाँ पे एक बड़े जनसंघ के उस वक्त के नेता वो अनशन पे बैठ गए कि ये लोकतंत्र के लिए कलंकित बात है। जिस दल ने और दल से 3 लोगों को तोड़ के लाके मेयर बनाने की कोशिश की थी, उस दल ने तय किया कि तीनों लोग रिजाइन करेंगे, मेयर भी रिजाइन करेंगे। ये राजनीति ठीक नहीं है कि आप जिस सिंबल पे चुनाव जीते हो वहां से दल बदल करके कोई फायदा लो। आज राज्यसभा के चुनाव होते हैं, मैंने देखा है, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने कहा कि 2 टाइप के वोटर होता है। एक फ्री वोटर होता है जो डायरेक्ट वोट करता है, एक इनडायरेक्ट वोट करता है जो चुनाव जीतता है किसी दल के सिंबल पे। उसे उस दल के मैंडेट को लॉयल रहना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। वाजपेयी जी ने मैं बड़े आदर के साथ कहता हूं, सैल्यूट करता हूं कि राजीव गांधी जी जो कानून लाए कि एंटी डिफेक्शन लॉ, उसको मजबूत करने का काम दूसरे दल से आए हुए प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने किया कि राज्यसभा में एमएलए वोट करेगा तो अपने पार्टी के नुमाइंदे को जिसको अपॉइंट किएगा उसको जाके दिखाना पड़ेगा कि मैं कहां वोट दे रहा हूं। और आज वाजपेयी जी की उन भावनाओं को, उन्होंने उस वक्त जो पार्लियामेंट में इस कानून को लाते वक्त जो बात की थी, ओपन बैलेट सिस्टम, माने अपनी पार्टी के इंसान को दिखाने की, वो बात के वक्त उनकी जो भावनाएं थी, आज उससे बिल्कुल विपरीत चल रहा है। जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, तो आज हम बड़े अच्छे हो गए हैं उस वक्त से। मैं बड़े विनम्रता से कहता हूं, अभी हॉर्स ट्रेडिंग तो हो ही नहीं सकती शक्ति सिंह जी। राज्यसभा का चुनाव तो इतना पारदर्शी हुआ है कि हॉर्स ट्रेडिंग आप कर ही नहीं सकते, नहीं हो रही क्योंकि आपको दिखा के वोट देना पड़ता है। नहीं, पर दिखाने से पहले या रिजाइन करवा दो आप उससे। वो अलग बात आप है। दिखाने के वक्त भी आप इतनी गलती करवाओ और दिखा के वोट आप गलत देके हॉर्स ट्रेडिंग में लेके जाके रिजाइन करो। शक्ति सिंह जी, चुनाव को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं देश में एक समय पर राज्य विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव हो, ताकि जो संसाधनों का खर्च होता है, जो बजट का खर्च होता है, जिस तरह से खर्चे बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार का भी एक मुद्दा आता है, ये ऐसे मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा लॉजिस्टिक संबंधी जो चुनौती है एक साथ चुनाव कराने में, वो कितनी बड़ी है। अक्षय जी, उसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि ईवीएम मशीन इतनी कहां से आएंगी, सुरक्षा कर्मी भी चाहिए होंगे बड़ी संख्या में, मतदान कर्मी भी चाहिए होंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? खाली उतना ही नहीं, आप अगर समस्याएं सामने ला रहे हैं तो बोलिए कि अगर सारे चुनाव एक साथ हो, मान लो, तो क्लाइमेट, हम बहुत डाइवर्स कंट्री हैं, हर जगह में दूसरा दूसरा क्लाइमेट है। कभी कहाँ साइक्लोन हो रहा है, कभी बहुत ठंड है, कभी बहुत गर्मी है, कभी स्कूल चल रहा है, कभी फेस्टिवल हो रहा है, ये सारे। लेकिन इस सारों को इंटीग्रेट करके एक रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो कि काम को कर पाएगा, उन्होंने भी बोला है कि करेंगे। लेकिन मैं इसीलिए जब होगा मैं उससे ज्यादा परेशान नहीं हूं कि ये एक साथ हो पाएगा। आज की तारीख में भी करीब 1 करोड़ लोग लगते हैं इलेक्शन का टाइम में, जो पर्सनल होते हैं स्टाफ 1 करोड़ लगते हैं, और हमारे करीब 10 लाख है जो पोलिंग स्टेशन होते हैं। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इवेंट मैनेजमेंट है, उसमें खर्चा बहुत होता है। और जैसे विनय जी ने बोला, और मैं उसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करता हूं, आप जैसे गवर्नेंस है, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, जितना सारे फोर्सेस का मूवमेंट होता है इलेक्शन के टाइम में, बार बार होता है, और वो फेस्टिवल बन के नहीं रहा है, थोड़ा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि सारे सेंट्रल फोर्सेस मूव करते हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर तो थोड़ी सी कुछ असर होता है, और बार बार मूव होता है। जितने फेजेस के जितने राउंड्स ऑफ इलेक्शन होगा, अभी देखिए चुनाव खत्म हुआ है, कुछ महीनों के बाद दूसरे स्टेट्स के चुनाव आ रहे हैं, तो और ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, टीचर्स आते हैं। आप बोलते हैं कि टीचिंग करेंगे, स्कूल रीओपनिंग करेंगे, उस टाइम टीचर का पोलिंग ड्यूटी लगता है, और खाली वो 1-2 दिन का बात नहीं है, क्योंकि उसका ट्रेनिंग होता है, काउंटिंग तक जिम्मेवारी रहता है, बार बार घूमता है। तो ब्यूरोक्रेट्स जो ऑफिसर्स हैं, जो दूसरे गवर्नेंस में लगे हुए, वो भी इसमें लगते हैं। पॉलिटिशियंस जो मिनिस्टर्स हैं, जो उनको दूसरी तरह का काम करना है विभाग का, वो भी इलेक्शन के बाद इलेक्शन में जुट जाते हैं। कहाँ है साहब, मिलना चाहते हैं उनको, क्योंकि साहब इलेक्शन में गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा एक मशीन है जिसमें कि हमेशा खर्च होता है। और खाली उतना ही नहीं, आप देखिए जब हाई एंड एक्सपेंडिचर्स होने लगा है सोशल मीडिया के ऊपर, उसका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो पैसा आता है उनका खर्च अलग,
और इसीलिए आप जब कॉर्पोरेट डोनेशन उसको लेकर आप फिर जिसे पॉलिटिकल फाइनेंस के ऊपर भी सवाल आते हैं, तो ये क्योंकि इतना खर्च होता है इसलिए ये सब सवाल आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये खर्चों को कम करने के लिए और गवर्नेंस और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बार बार जिक्र हो जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अच्छी तरह लागू नहीं हो पाता है। कैसे लागू होगा? जब राउंड्स के बाद राउंड से इलेक्शन होता है। और अभी कुछ आशंकाएं प्रकट की गई इस बारे में कि कुछ इलेक्शन से कुछ चीजें रुक जाता है, कुछ जैसे पॉलिसी मेजर्स हो, चाहे अच्छे हो खराब हो, ये रुक जाता है। उसका भी दूसरे रुख भी है ना कि बड़े बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं, जो होना चाहिए, मान लो एक मिनट के लिए जो रूलिंग पार्टी है वो आ रहा है इलेक्शन, इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से नहीं करता है या वोटर को प्रभावित करने या नहीं करने के लिए करता नहीं, अच्छी बात तो है नहीं। तो इसलिए जब चुनाव सब एक साथ होंगे, शायद एक साथ वो एक ही बार में हो जाएगा। दूसरी एक आशंका प्रकट की गई, कास्ट, कम्युनल, जो भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो इलेक्शन में आते हैं जरूर। कॉन्टेस्टेशन और कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि ये सब कुछ खराब चीजें होता है जो होना नहीं चाहिए, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए से कंट्रोल करने को इलेक्शन कमीशन कोशिश करता है। आप सोचिए, अगर बार बार अनेक राउंड ऑफ इलेक्शन होगा, ये चीजें बार बार आएगा, जी तो हो सकता है कि एक बार हो जाए तो उसके बाद जाहिर सी बात है अक्षय जी, मेरा माइंड में आ रहा है जी एक दो चीज है। दूसरा लास्ट चीज मैं बता रहा हूं, वोटर टर्नआउट के ऊपर भी आप देखिए, जो वोटर को भी थोड़ा थकान होता है, कितने बार वो करेगा। तो वोटर टर्नआउट, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, मैं जितना वो काम को जानता हूं, अगर सारे एजेंडा, सारे कंटेस्टेशन एक बार होता है और वोटर को पता लगता है कि हाँ भाई इसमें स्टेक बहुत ज्यादा है जो विलेट कर रहा है, तो सीरियसनेस बढ़ेगा और टर्नआउट की जो इजाफा होगा, क्योंकि लोग चाहेंगे कि वो आके 5 साल के लिए या कभी के लिए वो एक सारी चीज एक डिसीजन दे रहे हैं जिसका कि उनको ही उसके ऊपर आएगा, उनको जिम्मेदारी आएगा, अक्षय जी, उनको रिजल्ट्स आएंगे। जाहिर सी बात है अक्षय जी, जी विनय जी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है अक्षय जी, एक देश एक चुनाव का, क्योंकि भारत दुनिया का एक बड़ा लोकतंत्र देश है, जाहिर सी बात है एक बड़ा देश है, और इसके लिए अलग अलग एक सुझाव और विचार भी अपने अपने दलों के हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती मुझे लग रही है वो ये लग रही है कि सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर राजी करना आसान काम नहीं है। बहरहाल एक देश एक चुनाव का जो विचार है उस पर बहस जारी रहेगी आने वाले दिनों में भी। विनय जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शक्ति सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अक्षय जी, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।